बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10 में पूछे जाने वाले मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर के आए हैं। ये इसका पहला भाग है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या, यहाँ सारे ऑप्शंस रूट में दिए गए हैं। तो अपरिमेय संख्या वो होगा जिसका आप रूट नहीं पता कर सकते हैं। आप पहला ऑप्शन देखिएगा, 441। 441 का रूट होता है जो होता है 21 का। 2601 जो होता है 51 का। 2209 जो होता है 47 का। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया क्योंकि ये तीनों परिमेय संख्या हैं। बचता कौन है? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो घनात्मक पूर्णांकों के लॉसव और मॉसव समान हैं, मतलब HCF और LCM दोनों का समान है। देखिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो संख्या A और B और दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे 2 और 2 दोनों का ही आप HCF निकालिए, ये भी 2 निकलेगा और LCM भी 2 निकलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 0.0001 और ये चारों डिजिट पे रैंकरिंग है। देखिए, रैंकरिंग हटाने का तरीका होता है, जितने डिजिट पे रैंकरिंग है आप उतना 9 दे दीजिए। एक 4 डिजिट पे रैंकरिंग है तो 4 9। तो देखिए, इसमें और भी टाइप के आते हैं, जैसे कुछ डिजिट पे रैंकरिंग होगा, कुछ डिजिट पे नहीं होगा। तो वैसे प्रश्न भी आगे हमको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। विषम संख्या, m कोई पूर्णांक है तो आप क्या करिए, दुनिया का कोई भी पूर्णांक आप m के जगह पे रख लीजिए। 4 ऑप्शन है। अगर सिर्फ m है तो m का वैल्यू 1 लेते हैं तो विषम आ जाता है, लेकिन 2 लेंगे तो सम आ जाएगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि m सम और विषम दोनों आ रहा है, जबकि हमको लाना क्या है, केवल और केवल विषम लाना है। तो पहला नंबर ऑप्शन तो छटा गया। उसके बाद है m प्लस का 1। अगर आप m का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये बनता है 2, m का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये बनता है 3। यहाँ भी क्या बन रहा है, सम और विषम दोनों बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी छटा गया। तीसरे ऑप्शन को आप देखिएगा तो 6m है। अब देखिए, 6 खुद एक सम संख्या है और सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही देगा। तो इस अनुसार आपका सी नंबर भी छटा गया, तो बचता कौन सा है, डी नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है ए जो है 3 का पावर 2 है। देखिए, ए जो है 3 का पावर 2 गुना 5, बी जो है 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर पी है, और सी जो है 3 का पावर 4 गुना 7 का पावर 3, और इसका एलसीएम दे रखा है आपका 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 4। आपसे पी का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए, पी जो है एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम जो होता है अधिकतम पावर वाला होता है। तो अगर आप देखिए समान अंक में अधिकतम पावर वाला 3 3 3, देखिए इसमें अधिकतम पावर किसका है, 4 का है, तो 4 तो एलसीएम दिया ही गया है। अब 5 में आइए, 5 2 में मिलता है तो अधिकतम पावर हो गया 2, ये तो दिया ही गया है। अब यहाँ आइए 7 और 7, एक में दिया गया 3, जबकि एलसीएम है कितना, पावर 4 में है। आपको तो पता है अधिकतम पावर वाला होता है, तो इसका मतलब यहाँ अधिकतम पावर नहीं है, तो यहाँ पे अधिकतम पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी का वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से डी। कह रहा है 36 54 90 का HCF कौन होगा। देखिए 36 54 90, तो पहले आप 36 54 और 90 का ही HCF निकाल लीजिए। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जो इस तीनों नंबर को क्या कर दे, कट कर दे। तो इस तीनों नंबर का जो HCF होगा, इस तीनों में जो सबसे छोटा है या तो वो होगा या फिर उससे और छोटा हो सकता है।
तो 36, 54, 90 का जो HCF होगा या तो 36 होगा या फिर 36 से छोटा होगा। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन छटा गया, सी नंबर छटा गया, क्योंकि 36 से बड़ा है, बचता है 2, तो 36। तो 36 को काट देगा, लेकिन क्या 54 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो बी भी छटा गया, तो बचता कौन सा है आपका? ए नंबर बच जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 1440, 2 का पावर P, 3 का पावर Q और 5 का पावर R है, तो P प्लस Q। तो देखिए तो 1440, आप इसको फैक्टराइज करिए, पहले 2 में करते हैं। तो ये हो जाएगा 72 दूना 144, फिर 2 बार में 36 दूना 72, फिर 2 बार में 18 दूना 36, फिर 2 बार में लगाते हैं 90 दूना 180, 2 बार में 45, 3 बार में 15 तिहाई 45, फिर लगाते हैं 3 बार में 5। तो कहने का मतलब आप ध्यान से देखें तो 2 आ गया है 5 बार, तो इसका मतलब ये लिखेंगे 2 का पावर 5। 3 आ गया है 2 बार, 3 का पावर 2, और 5 आ गया है 1 बार, तो 5 का पावर 1। अब आप यहाँ से क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए। देखिए 2 का पावर P है, तो इसका मतलब P का वैल्यू हो गया आपका 5। फिर आप देखिए 3 का पावर R है, यहाँ पर 3 का पावर 2 आ गया, तो R का वैल्यू हो गया 2। Q का वैल्यू हो गया 2, R है 5 का पावर में, तो R का वैल्यू यहाँ 5 से कंपेयर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1, 5 2 7, 7 में से 1 घट गया 6। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 6। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार अशांत होता है। देखिए तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए शांत क्या होता है। तो शांत दशमलव जो होता है या तो वो 2 का पावर समथिंग रहना चाहिए, या फिर 5 का पावर समथिंग रहना चाहिए, या फिर दोनों रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो वो शांत नहीं होगा बल्कि अशांत हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर PYQ के रूप में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब वो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, तब जा करके आगे चेक करेंगे। तो पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। 125 अपॉन का 400, 125 अपॉन का 400, तो देखिए 125 अपॉन का 400, अगर आप इसको काटें तो 25 25 700, 25 इकाई 25, 25 छके 150। देखिए 5 अपॉन 16 हो गया। अब 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4। अभी तुरंत तो हम बताए थे 2 का पावर कुछ रहता है तो वो शांत, तो ये तो शांत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन छटा गया। बी नंबर 17। अब देखिए 17/250 ये को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। तो 250 को तोड़ेंगे तो 250 जो होता है 125 दुना होता है, मतलब 5 का पावर 3 और 2, ये होता है आपका 250। देखिए 5 और 2 दोनों आ गया, इसका मतलब ये शांत हो गया, तो ये भी छटा गया। अगर आप यहाँ डी नंबर ऑप्शन को देखें तो 625 जो 5 का पावर 4 होता है, तो ये भी छटा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करा n एक प्राकृत संख्या है, तो 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या है, आप क्या करिए, जो सबसे छोटा से छोटा प्राकृत संख्या होता है वो n ले लीजिए। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या होता है 1, तो हम n का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, n का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2, ये हो गया 81 16। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65। अब देखिए 65 किससे कटता है, 13 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो 5 और 13 दोनों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 तथा 117 का HCF। देखिए अगर आप 65 और 117 का HCF निकालिएगा तो आप निकालिए। देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117,
13 आ जाएगा। लेकिन HCF कह क्या रहा है 65N माइनस का 117, लेकिन HCF है 13, 117 माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, तो 117 में 13 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 130। 65 दूना 130, एन का वैल्यू कितना निकल गया आपका यहाँ से, एन का वैल्यू निकल गया 2, जो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले में आते हैं, 12 नंबर है क्वेश्चन। 141 अपॉन में 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा। तो आप सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। मतलब इसको भाग करेंगे ना तो जो दशमलव होगा कितने डिजिट के पहले होगा दशमलव, ये बताना है। तो देखिए ये कट सकता है, आप 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 सते 21, इसको काटिएगा 40। अब ये नहीं कटेगा तो 40 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 का पावर 3 8, 8 बचे 40। तो देखिए 2 और 5 में आता है तो वो हमारा शांत ही होता है। अब देखेंगे इसमें अधिकतम पावर कितना है, तो अधिकतम पावर कितना है 3। इसका मतलब ये हो गया कि 141 को आप 120 से भाग करिए तो दशमलव जो होगा 3 अंक के पहले होगा। आप भाग करके चेक कर लीजिए, शायद 1.175 आएगा 3 अंक के पहले। तो ये आप बिना भाग दिए हुए ऐसे पता कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुपद Px और Qx का HCF 6x-9 है, तो Px और Gx Qx हो सकते हैं। देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए। अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन को तो यहाँ 12x-18 और 3 है, ये तो ऐसे ही छटा गया हमारा, क्योंकि एक x वाला टर्म है और एक बिना x का टर्म है। तो HCF तो हमारा x वाला टर्म है, तो ये नंबर और ये नंबर तो ऐसे छटा गया। ये दोनों में अगर आप देखें 3 और 6, तो 3 और 6 का HCF हो जाता है 3, तो ये भी छटा जाएगा। और एक माइनस में है एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये तो ऐसे छटा गया। तो बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बच जाता है। अब आप देखिए तो 3 और 6 का HCF 3 हो जाएगा, और यहाँ 2x-3 का पावर 2 और 2x-3 का पावर 1 छोटा पावर वाला होता है, छोटा पावर है 2x-3। अब आप इसको गुना कर लीजिए, ये बन जाएगा 6x-9, डी। 14 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। देखिए अगर कोई भी चर का मान रूट में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये रूट में है तो ये ऐसे ही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुपद 5y² - y + 25। तो देखिए यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना हो गया 5, b का वैल्यू कितना हो गया -1, c का वैल्यू कितना हो गया 25। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, इंटू 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, a ऊपर चला जाएगा, c/a गुना का a/-b, a से a कट गया। अब देखिए c का वैल्यू है आपका कितना, तो c का वैल्यू है आपका 25, b का वैल्यू कितना है -1, यहाँ माइनस ऑलरेडी है आपका, तो फाइनली ये क्या निकलता है 25, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद Px का एक शून्यक 5 है तो निम्नलिखित में कौन Px का एक गुणनखंड हो सकता है। देखिए एक शून्यक 5 होना चाहिए। अब आप पहला ऑप्शन लीजिए, x - 5 है, शून्यक निकालना बराबर 0 करिए, देखिए यहीं से x बराबर 5 आता है, जबकि बाकी से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5/2, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही छटा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका ए नंबर। तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो गया। 17 नंबर की बात करें, यदि द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार से हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 है, तो पी का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है -b/a, तो b का वैल्यू कितना है 7, तो -b/a होता है, तो -7 अपॉन का a का वैल्यू कितना 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, c का वैल्यू कितना है p है, और a का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखिए अल्फा स्क्वायर आपको दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a इंटू का b प्लस का अल्फा इंटू का बीटा और बराबर 21/4, वो हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका -7/2 है, तो -7/2 का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा से प्लस अल्फा बीटा हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब देखिए तो ये तो हो जाएगा -7, 7 का स्क्वायर क्या बनता है आपका 49, तो यहाँ से बनेगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 अल्फा इंटू बीटा आपका कितना दिया गया है p/2, तो अल्फा इंटू बीटा आपका दिया गया है p/2। अल्फा इंटू बीटा p/2, तो ये हो गया माइनस का p/2 बराबर 21/का कितना दिया गया है 4, 21/4। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 भी है, यहाँ हम छोड़ दिए हैं, -7 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4। अब देखिए ये बन जाएगा 49/4 माइनस का 21/4 बराबर p/2। तो 49 से 21 हटाएंगे तो ये बनेगा 28/4 बराबर p/2। 7 चौके 28, p का वैल्यू यहाँ से निकल गया 7 दूनी का 14। अब देखिए तो किस ऑप्शन में है 7 दूनी का 14, हाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन था सी। कह रहा है बहुपद ये के घात होंगे। घात जो होता है वो अधिकतम पावर वाला होता है। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, जैसे यहाँ पर है x - 2 x + 2, ये तो फार्मूला पे आ गया। कौन से फार्मूला पे आ गया, तो x² माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस आप इसको गुना कर लीजिए, x³ को x से गुना करेंगे x का पावर 4, x³ को x से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे तो x³ 1 से गुना करेंगे तो -x माइनस का 1। अब देखिए तो अधिकतम पावर कौन बनता है, x का पावर 4 में 4 बनता है, इसका जो घात हो जाएगा डिग्री वो हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुपद देखिए ये जो है ये एक रैखिक बहुपद है, मतलब सरल रेखा का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद x² + bx x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है, तो b और c का मान क्या होगा। देखिए बेसिकली ये बहुपद दिया गया है, और बहुपद क्या होता है निकालना, तो x² माइनस शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तो x²। अब देखिए शून्यक का योग करिएगा तो 6 और -2, 6 और -2 को जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का 4x। अब अल्फा इंटू बीटा गुना करिएगा 6 दूनी 12 माइनस का 12 बन जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए x² मिल गया
बी एक्स से एक्स हट गया तो बी का वैल्यू निकल गया आपका -4 और सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका -12। तो -4 और -12 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां कह रहा है यदि 3x + y 3x + y मतलब और बराबर 3x - y बराबर ³ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस का y ये भी हो जाएगा आपका √27 और 3x माइनस का y ये भी हो जाएगा आपका √27। तो आपसे पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों ख़त्म हो गया। ये हो गया 6x = 2√27। ये क्या बन जाएगा 6x 27 में क्या होता है 9 तिहाई 27। तो इसको लिखेंगे 9 तिहाई 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6√3। यहाँ से 6 से 6 कट गया। x का वैल्यू कितना निकल गया x का वैल्यू निकल गया आपका √3। अब x का वैल्यू पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में जहाँ मन है रखना आप रख लीजिए। तो देखिए हम x का वैल्यू पहले इक्वेशन में रख लेते हैं √3। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस का y 27 क्या होता है 27 होता है 9 × 27 मतलब 3√3। देखिए ये दोनों कट गया तो बच क्या गया इक्वल टू किस पर 0। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 0 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि सरल रेखा ax + ky = 8 15x + 6y = 40 समानांतर हैं। देखिए समानांतर होता है तो क्या होता है a1 a2 = b1 b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए यहाँ से x के साथ 5 यहाँ x के साथ 15 यहाँ y के साथ k और यहाँ पे y के साथ 6। आगे से हमको कोई मतलब नहीं है तो हम सिर्फ इसी दोनों को कर लेते हैं 3 दूना 6। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म ax यहाँ पता नहीं चल रहा है हम इसको 9x ले लेते हैं। 9x - 9y + 6 = 0 18x। अब देखिए यहाँ से आप करिए x के साथ कौन है 9 इधर x के साथ कौन है 18 y के साथ कौन है -9 यहाँ y के साथ कौन है -27 यहाँ बचा कौन है कांस्टेंट 6 और यहाँ कौन सा बचा 15। अब आप इसको सॉल्व करिए 9 दूनी 18 ये तो निकल गया 1/2 माइनस से माइनस खत्म 9 तिहाई 27। देखिए ये निकल गया आपका 1/3 निकल गया। देखिए अब क्या ये दोनों बराबर हुआ ये दोनों बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसका केवल और केवल एक हल होता है एक और केवल एक हल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हम 9x को 9x है यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया 9x दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण y = x मतलब y और x दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए y और x दोनों बराबर कौन से ऑप्शन में है डी नंबर में है। इसका आंसर तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है। देखिए nवां पद an जो हो गया वो 3n + 8 हो गया। तो सार्व अंतर क्या होगा। तो चलिए आप यहाँ से n का वैल्यू 1 ले लीजिए। तो ये 3 + 8 मतलब कितना निकल गया 11। अब n का वैल्यू 2 ले लीजिए 3 दूना 6 + 8 8 6 14। तो डी क्या होता है डी होता है हमारा a2 - a1 मतलब इस दोनों को घटा लीजिए 14 में से 11 घट जाएगा 3। तो सार्व अंतर हो जाएगा इसका 3 ऑप्शन नंबर ए।
समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होगा ये बताना है। तो देखिए आप जानते हैं ए एन निकालने के लिए ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी का रूल लगता है। अब ये अंतिम पद जीरो होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना है 81 बराबर एन आपको निकालना है, सॉरी ये प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना 72 में से 81 घटाएंगे तो माइनस का 9, माइनस का 9। देखिए 81 इधर कर लेते हैं, माइनस का 81 बराबर माइनस का 9 एन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 नमा 81, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो एन बराबर हो जाएगा 10, मतलब 10वां पद जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा यदि एपी का 17वां पद, 17वां पद मतलब A17 11वें पद से, मतलब A11 से 36 अधिक है, कम या अधिक का मतलब माइनस होता है, तो सारबंतर। देखिए 17वां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस का 16D, फार्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन, एन में से एक घट जाता है। 11वां पद का मतलब क्या हो गया, तो 11वां पद का मतलब होता है ए प्लस का 10D बराबर का 36। देखिए ये क्या बन जाएगा, ए प्लस का 16D माइनस का ए माइनस का 10D बराबर का 36। देखिए ये दोनों कट गया, 16 में से 10 घटा देंगे 6D बराबर का 36, तो यहाँ से कट गया 6 बार में, तो डी का वैल्यू निकल गया 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो आज के पहले पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट फिर अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।